टॉपिक है टाइम वेरिंग फील्ड, है ना। टॉपिक का नाम है बेसिकली टाइम वेरिंग फील्ड। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल एक नया टॉपिक है, अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा बहुत अच्छे से। बेसिकली बेटा अब तक हमने जो भी स्टडी की है उस स्टडी में हमारा जो रो है, रो इज द चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ये बेटा कांस्टेंट रही। मींस अगर ये वेरी भी कर रही है बेटा तो ये क्या कर रही है, ओनली इट इज द फंक्शन ऑफ आर, आर का फंक्शन रहा है। ओके, ये कोई टाइम का फंक्शन नहीं रहा है अब तक जो भी हमने बात की थी। और इसके रिगार्डिंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली है अपनी इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर। तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो द फंक्शन ऑफ आर ओनली, जिसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। दिस फील्ड इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस द फील्ड व्हिच डिपेंड ओनली द आर, जो आर पर डिपेंड करे, टाइम का फंक्शन ना हो। तो अब तक हमने जो रो चार्ज डेंसिटी पढ़ी वो भी सिर्फ फंक्शन ऑफ आर थी, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली वो भी आपकी फंक्शन ऑफ आर थी। उसके बाद हमने मैग्नेटोस्टेट में ये सारा का सारा डिस्कशन हमने किस में किया बेटा, ये सारा का सारा जो डिस्कशन है ये हमने इलेक्ट्रोस्टेट में किया। दिस होल डिस्कशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ इसके बाद बेटा हमने मैग्नेटोस्टेट पढ़ा, जिस मैग्नेटोस्टेट में हमने जे नाम की चीज पढ़ी जिसको हम करंट डेंसिटी कह रहे थे, करंट डेंसिटी जिसे हम कह रहे थे। दिस करंट डेंसिटी भी आइदर बेटा हमारी कांस्टेंट ले रहे थे या ओनली द फंक्शन ऑफ आर ले रहे थे। यहां पर भी बेटा टी का फंक्शन नहीं था, इट मींस दिस इज आल्सो द स्टैटिक। और इसके कोरस्पॉन्डिंग बेटा आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आई, वो मैग्नेटिक फील्ड भी आप देख सकते थे कि ओनली द फंक्शन ऑफ आर थी। जैसे कि इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो बेटा ओनली द फंक्शन ऑफ आर means this magnetic field is also static. We also get the static magnetic field. Static magnetic field. Magnetic field means which don't change with the time. ये भी बेटा हमने कहां पर पढ़ी, पूरी की पूरी मैग्नेटोस्टेट में ये कहानी हमने पढ़ी। पूरी की पूरी कहानी कहां पढ़ी बेटा, मैग्नेटोस्टेट में पढ़ी, मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ी। अब हमारा डिस्कशन बेटा थोड़ा सा बियॉन्ड दिस है। अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो चार्ज डेंसिटी है और जो करंट डेंसिटी है बेटा, ये ओनली फंक्शन ऑफ आर ना लेकर हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम फंक्शन ऑफ टी भी लेंगे। मतलब समय के साथ भी बेटा आपका चार्ज और तो करंट है वो क्या करेगा, चेंज करेगा। अब की बार आपका जो चार्ज है वो स्टैटिक नहीं रहेगा, अब की बार जो करंट है वो आपका स्टेडी करंट नहीं रहेगा। ओके, सो इसके दौरान मींस अब हम जो रो निकालेंगे बेटा, रो, दिस रो इज फंक्शन ऑफ आर एज वेल एज फंक्शन ऑफ टी। एंड आपका जो जे होगा बेटा, दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ आर एंड फंक्शन ऑफ टी। ये दोनों का बेटा फंक्शन रहेगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो the function of R and T, and magnetic field is also the function of R and T. क्लियर बेटा? और ये सारा का सारा जो डिस्कशन है बेटा, ये हम कहाँ पढ़ेंगे, इस टाइम वेरिंग फील्ड को पढ़ेंगे। तो ये E and T क्या है, बेसिकली these E and T are time varying field. These are the time varying field. तो बेसिकली अब हमारे पास मुद्दा हो गया ये ई और बी को कैलकुलेट कैसे करें, कैसे हम निकालें, क्या कुछ रिलेशंस होते हैं उनको साझा करें, मैक्सवेल्स इक्वेशंस की बात करें, इन चीजों की बात करें। तो बेसिकली अब तक हमने इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ा जिसमें चार्ज हमारा ओनली द फंक्शन ऑफ आर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ओनली द फंक्शन ऑफ आर आ रही थी। हमने करंट डेंसिटी पढ़ी जे, जिसमें वो भी आइदर कांस्टेंट थी या फंक्शन ऑफ आर थी। तो वहां से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो फंक्शन ऑफ आर आई ओनली, जो हमने मैग्नेटोस्टेट में पढ़ डाली। और अब हम पढ़ रहे हैं बेसिकली जो रो और जे है, दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ क्या बेटा, आर एंड टी।
तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आएंगी, दीज आर आल्सो द फंक्शन ऑफ आर एंड टी। ओके, तो अब हम थोड़े अपने कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ते हैं। आपको मुद्दा पता हो जाना चाहिए कि हम क्या पढ़ चुके हैं और हमें क्या पढ़ना है। बेटा क्या मैं आगे मूव करूं? हाँ जी बताओ। यस सर। ओके ओके ओके, सो नाउ बेसिकली बेटा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस के साथ लेके जा रहा हूं, दैट इज द मैक्सवेल इक्वेशंस। आप कहोगे सर ये क्या है और ये क्यों यूज होती है? मैक्सवेल इक्वेशंस, इनको पूरी डिटेल में भी स्टडी करेंगे हम। मैक्सवेल इक्वेशंस को हम वैक्यूम के अंदर, कंडक्टर के अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर अलग अलग भी पढ़ेंगे बेटा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये मैक्सवेल इक्वेशंस को रूबरू करवा रहा हूं कि ये होती क्या है। सो बेसिकली दीज आर सम इक्वेशंस which relate, which help us to find the electric field, magnetic field. If electric field is given, we want to find, we calculate magnetic field. If magnetic field is given, we calculate the electric field. So basically these are equations which relate electric field, magnetic field को relate करती हैं। और बेटा पूरी EMT को, पूरी complete EMT को मैं इन equations से समझ सकता हूं। The whole EMT is coming out from these equations. How? कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं बेटा? Let's start. सबसे पहली इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो आपने अक्सर बेटा एक थ्योरम पढ़ी होगी जिसको मैं बार बार पढ़ाई थी आपको, थ्योरम गोस थ्योरम। क्या पढ़ाई थी बेटा हमने? गोस लॉ। गोस लॉ, गोस लॉ क्या था बेटा? गोस लॉ बताना। हाँ जी बेटा, गोसला किस लिए यूज हो रहा था और गोसला क्या था बेटा? बताओ जल्दी से प्लीज। गोसला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? गोसला क्या कहता है? गोसला क्या कहता था? इंटीग्रेशन ई डॉट क्या बेटा? ds या dA क्लोज ई डॉट ds इज इक्वल टू क्या बेटा? q enclosed बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये जो स्टेटमेंट थी गोसला की, बताओ ये इक्वेशंस हमें दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म थी बेटा? इंटीग्रल फॉर्म। दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म। और अगर मैं इसकी डिफरेंशियल फॉर्म की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहां पर आपकी थ्योरम लगा दूंगा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो बेटा ये क्या बन जाएगा? बताओ जल्दी से। डेल डॉट ई डी टाउ, है ना बेटा? इज इक्वल टू रो डी टाउ बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर बेटा इसके मैं इंटीग्रैंड को कंपेयर करूं तो आई गेट डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म, राइट बेटा? दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म। This is the differential form. So basically this is the Gauss law and this is my first Maxwell equation. This is my first Maxwell equation. अब कहोगे सर ये Maxwell equations कहाँ इस्तेमाल होती हैं? बिल्कुल बताएंगे बेटा। हमें पता है बेटा इंटीग्रल फॉर्म यूज होती है, आपने खूब निकाला बेटा जब एक सिलेंडर पर, एक स्फीयर पर चार्ज दे रखा था तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना खूब सीखा बेटा इस फॉर्मूले से। तो ये कहां यूज होती है बेटा इंटीग्रल फॉर्म? टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन चार्ज गिवन, है ना बेटा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is given. When the charge distribution is given, जब चार्ज दे रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालना है वो हम इस थ्योरम के तहत पढ़ते हैं। ओके, नाउ डिफरेंशियल फॉर्म का इस्तेमाल कब करें सर? कि जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी हो तो बेटा आपको डाइवर्जेंस निकालना आता है तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो टेक इट्स डाइवर्जेंस, तो वी कैलकुलेट रो।
तो बेसिकली जो डिफरेंशियल फॉर्म है ये कैसे कैलकुलेट की जाती है बेटा? टू कैलकुलेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन when electric field is given, right बेटा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो टेक इट्स डाइवर्जेंस, वी यूज दिस थ्योरम। ओके, इस थ्योरम का हम इस्तेमाल उस समय कर देते हैं। तो ये दो आपकी फॉर्म है और ये दोनों फॉर्म बेटा इनका यूज क्या है? मींस बेसिकली ये आपकी कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टेट को कवर करते हैं। दिस कवर कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टेट। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करते हैं बेटा? हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालते हैं पूरी किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के काम, या अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र करते हैं इलेक्ट्रोस्टेट में। तो एक्चुअली इन दोनों इक्वेशन मात्र से पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सोल्व हो जाती है। तो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन एक्सप्लेन द होल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर बेटा? बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जिक्र होगा उसको काम करने। अब दूसरी बात आएगी कि सर यहां पर जो आप रो यूज कर रहे हो तो क्या ये रो सिर्फ फंक्शन ऑफ आर के लिए एप्लीकेबल है? क्या आपकी जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ वी कैन से दैट व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली द फंक्शन ऑफ आर के लिए एप्लीकेबल है? नहीं बेटा, these equations are applicable in all the charge distribution, whether it depend on r or whether it depend on r and t। ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक है कि हम ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज पढ़ते हैं जो r का फंक्शन होता है, लेकिन बेटा ये इक्वेशन तो आपकी वैलिड है अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन t का फंक्शन है तो। क्लियर? मींस these equations are valid। स्टार बना के बहुत अच्छी सी बात लिखेंगे बेटा। These this या मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन भी कह सकते हो। इक्वेशन, this equation is applicable for both time varying and static field। That is बेशक रो एज ए फंक्शन ऑफ आर ओनली हो या फिर रो एज ए फंक्शन ऑफ आर एंड टी हो। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ थिंग्स। दोनों के लिए बेटा ये इक्वेशंस आपकी क्या है? वैलिड है। तो दिस इज आवर मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर बेटा? बताओ, जो सिर्फ हमारे को इंफॉर्मेशन देती है, इट रिलेट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली ये इक्वेशन जो है ये आपकी किससे रिलेट करती है? दिस इक्वेशन इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र तो नहीं है ना बेटा इसमें, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करते हैं, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ बेटा, क्या आपको फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? हाँ जी बताओ। Yes, sir. Now the second equation, Maxwell second equation। बेसिकली बेटा हम एक बात और भी कह सकते हैं। पहली मैं थोड़ा और बताऊंगा पहली इक्वेशन में एक बात। E डॉट ds को हम क्या कहते थे बेटा, बता सकते हो आप? हाँ जी बेटा बताओ प्लीज। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना बेटा? दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं, आपको पता है इस बात। चलो अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। तो माय सेकंड इक्वेशन इज, that is the Maxwell second equation। Maxwell second equation। Now this equation related with magnetic field। This equation
related to magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड क्या कहती है, ध्यान से सुनो कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, जैसे दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली डिनोटेड बाय B डॉट ds। और अगर मैं क्लोज मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं बेटा, तो आप बता सकते हो कि क्लोज मैग्नेटिक फ्लक्स कितना रहेगा? अरे मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती थी बेटा? किसी पर्टिकुलर एरिया को कितनी लाइंस जो है वो क्रॉस कर रही है, किसी पर्टिकुलर एरिया को कितनी मैग्नेटिक लाइन क्रॉस कर रही है, वो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स देखता था। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है बेटा, बताओ दोबारा से। मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल नेचर होता है, मतलब वो स्टैटिक सीधी नहीं चलती, वो कैसे चलती है बेटा? घुमावदार चलती है, इस तरीके से चलती है। द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कर्ल। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन से जितनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लीव कर रही है बेटा, उतनी दोबारा क्या कर जाएंगी? एंटर कर जाएंगी। मेरी बात समझ रही नहीं समझ रही बेटा? जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी लीव करेंगी उतनी ही क्या कर जाएंगी? पर्टिकुलर एरिया को आपकी एंटर कर जाएंगी। दैट्स व्हाई मैं क्या कहता हूं बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स आता है किसी क्लोज सरफेस के अंदर, बात कर रहा हूं मैं, एक स्फीयर के अंदर बात कर रहा हूं। एक स्फीयर है, मान लो एक स्फीयर है, तो इस स्फीयर के अंदर बात कर रहा हूं कि अगर मैं यहां पर कोई मैग्नेट रख दूं, सो दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से निकली और कहां एंटर कर गई बेटा? साउथ में एंटर कर गई। नॉर्थ से निकली और कहां एंटर कर गई? साउथ में एंटर कर गई। इस तरीके से आपकी संरचना बढ़ गई। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर क्लोज एरिया की बात करूं तो जितनी लाइन आपकी लीव की उतनी लाइन क्या कर गई? एंटर कर गई। इसका मतलब नेट जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, क्या इस रीजन को क्रॉस कर पाई? नहीं। दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए क्लोज लूप is equal to 0 because the nature of magnetic field is curl। कर्ल नेचर होता है, घुमावदार नेचर होता है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब एक क्लोज्ड आपका रीजन है और इस क्लोज रीजन में मैंने कोई चार्ज Q को रख दिया, तो इस क्लोज रीजन के अंदर अगर चार्ज Q को रख देंगे तो इससे तो बेटा फील्ड लाइन केवल किधर जाएंगी? बाहर की तरफ जाएंगी। बताओ बेटा, जाएंगे नहीं जाएंगे? हाँ जी। तो इसमें तो लाइन एंटर नहीं कर रही, इसका मतलब यहां पर आपका जो क्लोज्ड फ्लक्स है वो 0 नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे बेटा? दैट्स व्हाई क्लोज B डॉट ds इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, मेरा बताओ जल्दी से? 0। तो ये इक्वेशन एक्चुअली, दिस इक्वेशन गिव्स द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होता है बेटा? कर्ली नेचर होता है, घुमावदार नेचर होता है, वो मुझे ये इक्वेशन बताती है। पहली इक्वेशन मुझे ये भी बताती थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर घुमावदार नहीं होता, वो बेटा डाइवर्ज करती है, फैलती है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? एक्चुअली फर्स्ट इक्वेशन में छोटी सी बात और मैं ऐड करना चाहूं तो देखो क्या आ रहा है, डेल डॉट E इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा डेल डॉट E मतलब डाइवर्जेंस, इसका मतलब द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाइवर्जेंट। यहां से क्या पता लगता है बेटा कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाइवर्जेंट। सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप लिख सकते हो बेटा इस इक्वेशन से क्या पता लगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाइवर्जेंट। वो डाइवर्जेंट नेचर होता है बेटा, आपका फैलाव वाला नेचर होता है। क्लियर? बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई बेटा? हाँ जी। अब देखिएगा, बट B डॉट ds आपका क्लोज इंटीग्रल 0 आया, इससे क्या पता लगता है कि नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
फील्ड इज, क्या बेटा बताओ कैसा है? नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट नहीं है, इट इज कर्व, इट इज कर्व, घुमावदार नेचर बेटा, कर्ली नेचर है, इट इज कर्व, ये पता लगा। सो अगर हमें ये पता लग गया तो इस इक्वेशन की दिस इज माय वी कैन से दैट इंटीग्रल फॉर्म, ये आपकी क्या पड़ी बेटा? दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ सेकंड इक्वेशन। अब बेटा अगेन अगर हम यहाँ पर वो लगाएं, क्या लगाएं बताओ जल्दी से, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएं तो दैट इज द डेल डॉट बी डी टाउ इज इक्वल टू 0 and this implies del dot b is equal to 0। ये मेरी इक्वेशन आके तैयार हो जाएगी। तो ये इक्वेशन क्या बताती है? del dot b मींस मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर है वो कैसा नहीं है बेटा? डाइवर्जिंग नहीं है, वो किसी प्रकार का कर्ल नेचर होगा। सो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सेकंड इक्वेशन है, दिस इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर बोथ, that is for the static as well as time varying field। this equation is also valid। तो हम यहां भी लिखते हैं this equation also valid for, क्या बेटा बताओ जल्दी से, static and time varying field। कोई भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को आपको चेक करना है कि वेदर दिस मैग्नेटिक फील्ड इज वी कैन से दैट पॉसिबल और नॉट। तो आप डेल डॉट बी निकालें, वी गेट 0, इट मींस आपका मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बिल्कुल क्या है बेटा? सही है। क्लियर? थिंग्स आर क्लियर बेटा? बताओ जल्दी से। हाँ जी, यस सर। सेकंड इक्वेशन आपकी ये इक्वेशन है जिसका हम खूब इस्तेमाल करेंगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड थिंग। तीसरी बात की तरफ बढ़ते हैं, तीसरी इक्वेशंस की तरफ बढ़ते हैं। और एक्चुअली बेटा ये जो तीसरी इक्वेशंस है ये आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट ले आएगी। इन मैक्सवेल इक्वेशंस को फिर मैं लेकर आऊंगा दोबारा एक क्लास में, जिसमें मैं इस मैक्सवेल इक्वेशंस को फ्री स्पेस में करवाऊंगा, कंडक्टर में करवाऊंगा, किसी पर्टिकुलर मीडियम में करवाऊंगा, वैक्यूम में करवाऊंगा, हर जगह इसकी मैक्सवेल इक्वेशंस के अलग अलग फॉर्म बनाएंगे और हम पढ़ेंगे कि ये मैक्सवेल इक्वेशन किस तरीके से हमारी हेल्प करती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हो तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को निकालने में हेल्प करती हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालने में हेल्प करती हैं। क्या क्या इनके पूरा केस है उसको हम स्टडी करेंगे। लेकिन अब मैं मूव कर रहा हूं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन की जनरेशन कहां से हुई? दो इक्वेशंस की जनरेशन कहां से हुई बेटा? The two equations coming from, one is from electrostate and second is coming from magnetostate। Now let's move on the formation of this third equation और इस पे पूरा डिस्कशन करते हैं। हमने कभी बेटा फैराडे लॉ पढ़ा हो? फैराडे लॉ। दिस इज द फैराडे। फैराडे लॉ क्या था थोड़ा सुनते हैं पहले। फैराडे लॉ क्या था कि ये एक कोइल ली गई, सुनिएगा बेटा इसको। दिस इज द कोइल और इस कोइल के पास आपका एक एमीटर लगा दिया गया। ये एक्सपेरिमेंट किया फैराडे जी ने और ये आपका एक एमीटर है बेटा, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा आपका मीटर है। दिस इज द एमीटर, ओके, दिस इज द एमीटर और ये आपकी क्लोज्ड कोइल है, क्लोज्ड कोइल। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बहुत खूबसूरत। क्या एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने एक मैग्नेट को रखा यहाँ पर, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का क्या बेटा? साउथ। तो ये जो मैग्नेट था बेटा फिलहाल इन्होंने ये रेस्ट पे रखा ऑब्जर्वेशन ए के अंदर। फिर बेटा थोड़ी देर बाद इन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को आपने थोड़ा सा क्या किया, इन्होंने
मैग्नेट को मूव करवाया इधर की साइड। सो स्टार्टिंग में देखो बेटा, मैग्नेट से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो निकलेंगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो निकलेगी, ऐसे निकल रही होंगी, इस तरीके से निकल रही होंगी। तो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स तो आएगा, फाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि क्लोज सरफेस नहीं है, लूप आपका ओपन ही होता है। लूप जो है, लूप एक क्लोज सरफेस नहीं है, लूप इज ए क्लोज्ड कर्व, लेकिन वो क्लोज सरफेस नहीं है। क्लोज सरफेस क्या है? स्फीयर है। तो इससे बेटा आपका जो बी डॉट डी एस है, द मैग्नेटिक फ्लक्स, वो आपका नॉन जीरो है, बिल्कुल है। लेकिन बेटा ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस समय देखो रेस्ट पर है आपका मैग्नेट, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये क्या है बेटा? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है बस उतना आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। लेकिन इस केस के अंदर अगर देखा जाए तो अगर हम इस मैग्नेट को क्या कर रहे हैं बेटा? पास लेकर आ रहे हैं, तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा बेटा वो आपका नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है। तो ये देखा गया कि इस कोइल के अंदर बेटा एक करंट स्टार्ट फ्लो, इस कोइल के अंदर एक इंड्यूस्ड आपका करंट स्टार्ट हो गया, मींस वी कैन से दैट कि एमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्चुअली। फेराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, फेराडे ने एक कोइल ली, कोइल के एमीटर लगा दिया और एक मैग्नेट को रेस्ट पर लग दिया, तो मैग्नेट से फील्ड लाइन निकली, लेकिन वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो आपका कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा। क्यों वेरी नहीं कर रहा? बिकॉज द मैग्नेट इज एट रेस्ट, कोइल इज एट रेस्ट, आर डिस्टेंस सेम है, क्यों वेरी करेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर उस मैग्नेट को मैं पास लाता हूं, दूर ले जाता हूं, उसके डायरेक्शंस को चेंज करता हूं, इस कोइल को भी रोटेट करता हूं, कुछ भी करता हूं, जिस कारण से मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हो, तो एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होने लग गया। दिस लॉ इज कॉल्ड फैराडे लॉ। इस लॉ को क्या कहते हैं बेटा? फैराडे। और इस लॉ ने बहुत बड़ी जो है बेटा एक क्या कहते हैं एक थ्योरी को लेके आया। आपके जितने भी मोटर्स हैं, मोटर, डीसी मोटर सुनी हो आपने, ये सारी की सारी इसी फिनोमेना पे बेस्ड काम करती हैं कि कुछ मैग्नेट्स होती हैं, बीच में कुछ कोइल्स होती हैं, और वो कोइल बेटा बार बार क्या करती रहती हैं? फ्लिप करती रहती हैं, मतलब उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण आपका क्या हो जाएगा बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ या आपका करंट जो है, इंड्यूस्ड करंट आपका फ्लो करने लग जाएगा। तो सारी की सारी जो मोटर्स होती हैं वो इस फिनोमेना के बेस्ड होती हैं। तो फैराडे लॉ पहले तो कहना क्या चाह रहा है उसको हम सुनते हैं, उसके बाद इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं और किस तरीके से इन्होंने एक नई मैक्सवेल इक्वेशन का जन्म कर दिया। क्या आपको एक्सपेरिमेंट का थॉट पता लगा बेटा? क्या कहना चाह रहा है एक्सपेरिमेंट? यस सर। ओके, सो स्टेटमेंट क्या थी इनकी, सुनिएगा ध्यान से। whenever there is change in magnetic field, change in magnetic flux, whatever be the cause, whatever be the रीजन कुछ भी हो सकता है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होने का, क्योंकि बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है बेटा? बताओ जल्दी से। बी डॉट डी एस। यस। तो बी का मैग्नीट्यूड, ds cos थीटा। तो रीजन कुछ भी हो सकता है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है आइदर ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, आइदर चेंज ड्यू टू द एरिया, एरिया हो सकता है चेंज करता हो जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, और आइदर द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया चेंज।
थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो वट एवर बी द रीजन, किसी भी रीजन के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, वट एवर बी द रीजन, रीजन क्या हो, बेसिक क्या हो बेटा? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, changing area, and angle between magnetic field and area vector is changing. कुछ भी चेंज कर रहा हो बेटा इनमें से, उनके कारण आपका अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है? एन इंड्यूस्ड EMF. EMF means that is the electromotive force, or we relate with induced recent voltage. Actually, EMF is behave like a voltage. A induced EMF is arised that induced EMF is given by, इस induced EMF को कैसे हम डिनोट करते हैं मेरे बेटा? This induced EMF is minus of rate of change of the magnetic flux, minus of rate of change of the magnetic flux. क्या मेरी बात आपको समझ में आई बेटा? ये क्या हो गई इसकी डायरेक्शन बेटा, बताओ जल्दी से? माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड EMF. EMF प्रोड्यूस होगी बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. नाउ व्हाट दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट? नेगेटिव साइन का मतलब होता है बेटा, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ induced EMF is always opposite to change in magnetic flux. Change in magnetic flux. अर्थात अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो आपका इंड्यूस्ड EMF है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? जो इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट आपका जो आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? अपोजिट टू दैट ऑफ द, बताओ बेटा, अपोजिट टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. मैं आपको ये दिखाऊंगा. एक्चुअली दिस थिंग, ये जो बात जो मैंने लिखी, ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखी, ये किसके कारण आई बेटा? लेंज लॉ. डायरेक्शन जो निकालता है वो कौन निकालता है? लेंज लॉ. मैं बताऊंगा आपको लेंज लॉ क्या होता है, देखिएगा, पढ़ लेते हैं पहले लेंज लॉ. लेंज लॉ क्या कहते हैं? एन इंड्यूस्ड EMF always opposite, या oppose, always oppose जब द चेंज को क्या करता है बेटा? ये अपोज करता है. इफ द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, induced EMF will try to reduce it. इंड्यूस्ड EMF उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा. हम बताऊंगा बेटा आपको न्यूमेरिकल्स में, पहले आप इसको समझो. एंड इफ फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, it try to increase
it try to increase using Lenz law. By using this law, we find direction of induced EMF. या बेटा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। चलो सिखाता हूं, पहले मैं लेंज लॉ को लगाना सिखाता हूं, पहले इसकी डायरेक्शंस को सिखाता हूं, एंड देन वी वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। ओके, पढ़े? आप नोट कर लिया सभी ने? बताओ क्या नोट हो गया? यस सर। समझते हैं थोड़ा सा। सपोज करो ये आपका कोई लूप है। चलो एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। बेसिकली जो ईएमएफ होती है, जो मैं ईएमएफ कह रहा हूँ बार बार में, जिसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, ईएमएफ हमारी क्या है ये बेटा बताना? माइनस d5 बाई dt। ईएमएफ मतलब वी कैन से दैट वोल्टेज। हम एक बार वोल्टेज की तरह भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली ईएमएफ या वोल्टेज क्या होती है बेटा बताओ जल्दी से? वोल्टेज इज इक्वल टू ई डॉट डीएल, है ना बेटा? भाई वोल्टेज और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कभी आपने पढ़ी हो डीवी बाई डी आर। यस सर। है ना बेटा? तो यहाँ से हमारा भी क्या आया? ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। और अगर मैं इंड्यूस्ड करंट की बात करूं, तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा आपका? दिस वी बाई आर, है ना बेटा? या दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई आर। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है and this is the induced EMF। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ई जो है अलग बनाया है। ये इंड्यूस्ड EMF है जो वोल्टेज का काम करती है, और वो आपकी क्या होगी बेटा? करंट अगर निकालना हो तो वोल्टेज बाई आर। तो ये जो करंट हमारा आया है, इस करंट को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट। क्लियर बेटा? चलो अब हम थोड़ा सा लेंज लॉ लगाने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। सपोज करो बेटा ये कोई लूप है और ये आपका कोई मैग्नेट है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इसको बेटा मैं इधर इस तरीके से ला रहा हूं। अब आप मेरे को ये बताओ, इस लूप के अंदर बेटा आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ रही है, घट रही? बताओ। जो मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप में वो बढ़ रही है, घट रही है? मैं पोल को नीचे ला रहा हूं, तो पोल को जितना नीचे लेकर आओगे यार मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा क्रॉस करेंगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जैसे जैसे हम पोल को नीचे लेके आएंगे, इस मैग्नेट को नीचे लेकर आएंगे, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होंगे। मींस इसको नीचे ले जाने से क्या हो रहा है आपका? मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड वो क्या कर रही है बेटा? इंक्रीज। दिस इंप्लाइज वी कैन से दैट कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज। समझे नहीं समझे? अब लेंज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि चेंज का अपोज करेगी। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होने की कोशिश करेगा बेटा? बताओ जल्दी से। डिक्रीज करने की कोशिश करेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब डिक्रीज कैसे होगी बेटा? देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है बेटा? फिलहाल नीचे की तरफ। और अगर बेटा ये डिक्रीज करवानी है हमें, तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ताकि कुछ फैक्टर घट जाए, है ना बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए वो ऊपर की साइड आनी चाहिए, ताकि नेट आपकी थोड़ी घट जाए।
क्योंकि फ्लक्स आपका इंक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स को डिक्रीज तो तभी होगा जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, इसके अपोजिट आए। अब बताओ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ निकालने के लिए आपका जो करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए, राइट हैंड रूल से निकालो, वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज। देखो बेटा, फिंगर्स को टर्न करो तो थंब आपका ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो ऊपर की तरफ कब आ रहा है बेटा, देखना जब ये आपकी डायरेक्शन कैसी हो बेटा, देखो जल्दी से, एंटी क्लॉकवाइज एंटी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। So this is the direction of induced current. या फिर मैं कह सकता हूं EMF is like this. EMF आपकी इस तरीके से हो, this is positive, this is negative. तभी तो बेटा यहां से करंट निकला। तो ये कहां से पता लगा? दिस इज कमिंग फ्रॉम द लेंज लॉ, कि जो डायरेक्शन जो है, अभी मैं लेंज लॉ के थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कुछ एग्जांपल्स से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो उसको घटाने का कोशिश करेगी। घटेगी कब? कि फील्ड नीचे की तरफ है तो सीधी बात है थोड़ी फील्ड ऊपर की तरफ होनी चाहिए ताकि नेट थोड़ा घट जाए। तो ऊपर की तरफ तो तभी होगी व्हेन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डिटरमाइंड बाय द लेंज लॉ, वो हम लेंज लॉ के हेल्प से निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो हम अभी निकालना सीखेंगे। बताओ क्या आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बताइए। यस सर। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को और एक एग्जांपल से समझाऊं, और एग्जांपल लेते हैं, आप बताना मेरे को। ये कॉइल है और ये एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट को दूर ले जाया जा रहा है। तो आप बताइए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या हो? चलो करो, बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या हो? What is the direction of induced EMF? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। कैसे? नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे की तरफ आएंगी, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रही है आपकी, बताओ जल्दी से, डिक्रीज। यस सर। क्योंकि आपका जो मैग्नेट है वो दूर ले जाया जा रहा है, तो सीधी बात है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका क्या करेगा, डिक्रीज, कम लाइन क्रॉस करेंगे उसको। सो वी कैन से दैट कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई एम, वो क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो जल्दी बताओ इंड्यूस्ड फील्ड जो आपका आएगा वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। यस अब इंक्रीज कैसे हो भाई? जब सेम डायरेक्शन में अगर आपका फील्ड आएगी तभी तो इंक्रीज होगी। बताओ भाई, कोई चीज इंक्रीज कैसे हो? जब वो सेम डायरेक्शन में आए। और अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाना है तो लेंज लॉ से देखो डायरेक्शन क्या आ रही है, राइट हैंड रूल से देखो, थंब को नीचे की तरफ करो और राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करो, तो देखो जरा क्या आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज नहीं आ रही? यस सर। तो दिस इज इंड्यूस्ड करंट and this current is clockwise. This current is a clockwise. तो ये लेंज लॉ ये चीजें बताता है कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये हमें चीजें समझ में आती हैं। बताओ क्या आपको ये चीज समझ में आई? हाँ जी। यस सर। और एक काम करके दिखाओ, चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, सिर्फ आपको डायरेक्शन बतानी है। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, सोचना। और ये एक लूप है,
इस लूप को मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं उस मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, इस लूप से मैं क्या कर रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं। तो बताइएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, बताओ सुभाष। बाहर निकाल रहा हूं लूप को मैं, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आपको बताना है, क्या रहेगा? सोचो सुभाष। सोचो, लूप को बाहर निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो घट रही है या बढ़ रही है? कहिए। कम हो रही है सर, क्लॉकवाइज है ये। यस, कम हो रही है तो उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। यस सर। सो देखिएगा, मैग्नेटिक आप बाहर की तरफ खींच रहे हो तो सीधी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। या बेटा मैं दूसरी चीज भी कह सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, या फिर ये कह दो कि जैसे ये बाहर अगर आ जाएगा, मान लो इस स्थिति में आ जाएगा, तो वो एरिया भी तो कम हो रहा है बेटा, जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है आपकी वी कैन से दैट क्रॉस कर रही है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स को कम या ज्यादा करने के 3 फैक्टर बताए थे मैंने, आइदर द मैग्नेटिक फील्ड, आइदर एरिया, या फिर उनके बीच का एंगल। तो बेसिकली या हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो वो एरिया कम हो गया जिस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो आप ये भी कह सकते हो या ये भी कह सकते हो कि एरिया आपका जो है, एरिया वेक्टर है, जो एरिया है वो भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या कर गया, बताओ जल्दी से, डिक्रीज कर गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करवाना है, तो इंक्रीज कैसे होगा, जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है उसी की साइड इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, तभी तो इंक्रीज करेगी वो चीज। तो नीचे की तरफ, तो मेरे ख्याल से अगर थंब को हम फील्ड की डायरेक्शन में करें, फील्ड की डायरेक्शन क्या है फिलहाल, नीचे की तरफ है, तो उसी डायरेक्शन में अगर थंब को करें और कर्ल को फिंगर करें तो शायद मेरे ख्याल से द डायरेक्शन इज, बताओ बेटा क्या आपकी डायरेक्शन ये आई है? यस सर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की आपकी डायरेक्शन जो है निकल के आ चुकी है। बताओ क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। अब एक और समझ छोटा आ सा गया क्वेश्चन, और छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन करना जरा। ये एक रीजन है, पहले देखो हम डायरेक्शन निकालने की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो हम बाद में निकालना सीखेंगे, पहले हम डायरेक्शन को निकालना सीखते हैं। ये कोई रीजन है और इस रीजन में आपकी ढेर सारी बेटा फील्ड है और ये फील्ड की डायरेक्शन है। ये फील्ड और आपका एक लूप है, ये लूप बेटा इनिशियली ये लूप आपका यहाँ पर प्रेजेंट है। एक मिनट सॉरी, इसको दूसरे पेन से बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा फील आए। ये लूप इनिशियली बेटा ए स्टेज पर यहाँ पर है, फिर इस लूप को थोड़ा सा आगे ले जाया जाता है, यहाँ पर आ जाता है, फिर ये लूप आपका यहाँ पर आ जाता है, फिर ये लूप आपका यहाँ पर आ जाता है, फिर ये लूप आपका यहाँ पर आ जाता है,
इस तरीके से इस लूप का मोशन है। ये लूप v वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है। तो ये अलग अलग टाइम के अंदर आपका लूप की स्थिति है। दिस इज सिचुएशन A, दिस इज सिचुएशन B, दिस इज सिचुएशन C, दिस इज सिचुएशन D, दिस इज सिचुएशन E। आपका क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट इन ऑल केसेस। पहले हम डायरेक्शन को निकालना सीख रहे हैं, फिर हम मैग्नीट्यूड को निकालना सीख रहे हैं। तो देखते हैं बेटा, चलो करें। पहली सिचुएशन ए के अंदर आप मेरे को बताएं बेटा। ए के अंदर ये बताओ क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड है? बी है? नो सर। तो बी 0 बेटा। अगर बी 0 है तो फ्लक्स कितना? 0 सर। 0। तो अगर फ्लक्स 0 तो चेंज भी 0। तो इंड्यूस्ड EMF कितना आ गया बताओ? इंड्यूस्ड EMF जो है या इंड्यूस्ड आपका करंट है वो कितना आ गया? 0। इस कंडीशन में कोई भी आपका इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। अब आ जाओ स्थिति नंबर 2 पे, बी पर। बी में देख सकते हो आप कि अंदर की तरफ लूप एंटर कर रहा है। तो आप चाहे ये कह दो कि बी आपका क्या कर रहा है बेटा, बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज? हाँ जी, इंक्रीज। या ये कह दो एरिया इंक्रीज कर रहा है। अब आप ये कहोगे सर एरिया ऑफ लूप तो सेम है तीनों की। अरे एरिया वो एरिया काउंट करना है जिस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही हो। जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? B डॉट ds या B ds cos थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स either change due to magnetic field, either change due to the area, either change due to the angle between B and S। तो जो ये एरिया है, ये एरिया वो एरिया है जिस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। तो बी सिचुएशन को मैं दो तरीके से समझ सकता हूं। क्या तो मैं ये कह दूं कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है क्योंकि अंदर एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, या मैं ये कह दूं कि जो एरिया है वो बढ़ रहा है। एरिया कौन सा? जिस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। समझे नहीं समझे? तो आप इसको दोनों सिचुएशन में लेकर चल सकते हैं। हाँ जी बताओ प्लीज। यस सर। सो यहां से ये निर्णय लिया हमने कि बी आपका इंक्रीज कर रहा है। तो इंड्यूस्ड EMF बिल्कुल आएगी क्योंकि आपका जो फ्लक्स है φm वो क्या कर रहा है बेटा? चेंज कर रहा है। तो बताओ जल्दी से डायरेक्शन क्या आएगी EMF की या इंड्यूस्ड करंट? तो बेटा वो घटाने की कोशिश करेगा ना। मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रही है तो उनको घटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि लेंज लॉ ये कहता है कि वो अपोज करेगी इंड्यूस्ड EMF। तो घटेगा कब? जहां फील्ड है उससे अपोजिट फील्ड देख लो। बढ़ेगा कब? जहां फील्ड है उसकी सेम डायरेक्शन में फील्ड देख लो। तो अपोजिट किधर बेटा? फिलहाल फील्ड बाहर की तरफ है तो अपोजिट किधर होगी? अंदर की तरफ। फिगर को कर्ल करो जल्दी से। डायरेक्शन क्या आई बताओ जल्दी से। हाँ जी, क्या क्लॉकवाइज आई है? बताओ क्लॉकवाइज आई या नहीं आई? यस सर। और अगर मैं इसको EMF बताऊं तो EMF की डायरेक्शन ये आ चुकी है। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से निकलते हुए दिखाओगे आप। तो ये आपका इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आ चुकी है और ये आपकी EMF की। सर एक बार डायरेक्शन फिर बताना कैसे किया? किसकी? ये जो अभी निकाली है ना, जैसा हम Clockwise पिछले केसेस में कैसे निकाल रहे थे। मैंने बताया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करेंगे। घटेगी कब? अब मैग्नेटिक फील्ड आज फिलहाल किधर है? ऊपर की तरफ है। तो घटेगी कब? जब मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगी। तो आप राइट हैंड को उठाओ और थंब को नीचे की तरफ करो, इन द प्लेन करो। फिंगर्स को टर्न करो। किधर आ रही है फिंगर? आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट।
और इस इंड्यूस्ड करंट से मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन भी निकाल सकता हूं। कैसे? करंट हमेशा दिखाओ हाई पोटेंशियल से बाहर निकलता होगा। तो ये आपकी मैंने पोलरिटी बनाई। अब आ जाओ केस नंबर 3 पे, सी पे। बताओ सी के साथ क्या होगा, बता सकते हो? सी में क्या रहेगा? सेम ही रहेगा सर, सेम ही भी। क्या सेम? सर डायरेक्शन। देख लो, सोच लो। और बच्चे भी रिप्लाई दे सकते हैं। सिर्फ सुनना नहीं है, रिप्लाई भी देना है। क्या रहेगा इस सी सिचुएशन में? अरे क्या सी सिचुएशन के अंदर ये पूरा का पूरा लूप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और ये मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में कांस्टेंट है। तो क्या इस पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपकी कांस्टेंट नहीं है? यस सर। यस वो सर। चेंज नहीं कर रही मैग्नेटिक फील्ड। तो यस बी सर। जो है वो नॉन जीरो है, साथ में वो कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है तो फिर फ्लक्स कितना हो गया आपका? मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। जीरो। और फ्लक्स जीरो हो गया तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो आप कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि करंट और Yes, इंड्यूस्ड sir. ईएमएफ दोनों जीरो हो गए। जीरो हो जाए। अब आ जाओ सिचुएशन डी में। डी में क्या हो रहा है बताओ? सर बी डिक्रीज कर रहा है। यस, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि वी कैन से दैट बी डिक्रीज कर रहा है, या दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं बताओ? एरिया डिक्रीज कर रहा है, राइट? यस सर। क्योंकि बाहर आ रहा है तो वो एरिया कम रह रहा है जिसमें से फील्ड निकल रही है। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ाने की कोशिश करेगा। बढ़ेगी कैसे बेटा? सेम डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो बताओ कैसी आई लूप में? हाँ जी बताओ जल्दी से। आई थिंक इस तरीके से आपको लूप मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। या पोलरिटी की बात करो तो द पोलरिटी इज लाइक दिस। बताओ रहेगी या नहीं रहेगी? बताओ प्लीज। यस सर। अगर केस नंबर ई की बात करूं, ई में बताइए। मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है फील्ड जीरो है सर। जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड ही अगर जीरो है तो फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो और आपका इंड्यूस्ड करंट जीरो। ये सिचुएशन आपकी आ चुकी। तो आई थिंक आपने यहां से एक चीज सीखी, आपने यहां से डायरेक्शंस को निकालना सीखा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट ऑलवेज अपोज द चेंज। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स को बढ़ाने के लिए 3 कारण है, आइदर द मैग्नेटिक फील्ड, आइदर द एरिया, आइदर द एंगल। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको घटाने की कोशिश करेगा, अगर फ्लक्स घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। यही लेंज लॉ कहता है। तो डायरेक्शन आपको समझ में आ गई। अब काम स्टार्ट करते हैं इसकी मैग्नीट्यूड का। बताओ बेटा, क्या आपको यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? मुझे बताओ। यस सर। यस सर। सो एक्चुअली मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेता हूँ और फिर मैं आपको थोड़ा इस फॉर्म के बारे में और बता देता हूँ। सो अभी अभी हमने क्या पढ़ा? फ्रॉम फेराडेला ने क्या बताया बेटा? द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कितना बेटा? बताओ जल्दी से। हाँ जी, माइनस ऑफ d∅dt, राइट? ये बताया ना फेराडेला ने, ये तो स्टेटमेंट दी अभी। यस सर। इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब एक प्रकार से वोल्टेज समझो। ईएमएफ मींस द वोल्टेज। अब वोल्टेज को आपको पता है कैसे लिखी जाती है? E डॉट dl से। ऐसे ही तो होता है बेटा, बताओ जल्दी से। माइनस d/dt और मैग्नेटिक फ्लक्स आपने पता है कैसे लिखा जाता है? V डॉट ds।
ऐसी तो आते हैं, बताओ प्लीज। Yes, अब sir. अगर मैं यहां पर लगाऊं स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि क्लोज E डॉट dl Is equal to is equal to curl of the curl of E E dot ds. dot ds इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, आपको बताओ ये जल्दी से। इंटीग्रल के मैं अंदर ले लेता हूं डी बी बाई डी टी इनटू ds। बताओ बेटा, Yes, दिस sir. टू इंटीग्रेंट्स आर सेम। दो इंटीग्रेंट सेम कब होंगे बेटा, बताओ जल्दी से। व्हेन दे आर, दो इंटीग्रल सेम कब होंगे, जब इंटीग्रैंड उनके सेम होंगे। Yes, मतलब sir. दिस इंप्लाइज कर्ल ऑफ E is equal to Minus curly by माइनस dt. करले P बाई करले T। बताओ क्या आपको ये चीज समझ में आई या नहीं? Yes, sir. बताओ। तो यहां से एक बात पता लगा कि क्या बात पता लगा, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। दिस इज थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। क्या कहती है थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, एक बार अच्छे से फील करते हैं। कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस कर्ल B बाई कर्ल T। बेटा इफ मैग्नेटिक फील्ड is varying with टाइम, टाइम के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, वेरी करेगी, देन आपकी क्या प्रोड्यूस होगी बेटा, देखो कर्ली बी बाई कर्ली टी नॉन जीरो आएगा, देन Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस। अब हमने एक थर्ड इक्वेशन में, एक्चुअली पहली इक्वेशन में मैंने बताया था इट ओनली अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी इक्वेशन ओनली अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, और आपकी जो तीसरी इक्वेशन है ये कहती है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करूंगा तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। क्लियर? क्या मेरी बात आपको समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी बताओ। Yes, sir. मतलब और बातें कुछ और भी कह सकता हूँ, इसका एक स्पेशल केस भी ले सकता हूँ, स्पेशल केस। If magnetic field is constant, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, स्टैटिक है, या ओनली फंक्शन ऑफ आर है ना बेटा, तो आपको पता है कर्ली बी बाई कर्ली टी कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से। जीरो। हाँ जी, तो यहां से हमारा कर्ल ऑफ ई कितना जाएगा, Zero. जीरो। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टैटिक। बेटा ये इक्वेशन कब एप्लीकेबल है, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं कर रही हो, चेंज नहीं करती हो, मतलब स्टैटिक हो। तो कर्ली बी बाई कर्ली टी जीरो, तो ई आपका क्या आ गया, आपका स्टैटिक आ गया। ठीक है, तो अभी कभी चेक करना हो कि वेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टैटिक और नॉट, तो हम क्या कह सकते हैं, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो निकाल के देख लो, तो आपको पता लग जाएगा कि वो स्टैटिक है या नहीं। बताओ समझ में आया नहीं आया? हाँ, या Yes, दूसरी sir. यहां से एक बात और भी पता लगा है कि द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कर्ल, है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर घुमावदार नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा है बताओ जल्दी से, डाइवर्जेंट होता है, घुमावदार नहीं होता। इस इक्वेशन से हमें ये भी पता लगा। हाँ जी बताओ प्लीज। Yes, sir. और एक बात पता लगा, अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखूं, और तो ये भी जीरो होगा, और इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, क्लोज ई डॉट डीएल, है ना बेटा, तो ये भी जीरो होगा, मतलब क्लोज ई डॉट डीएल आपका जीरो आ गया।
क्लोज ई डॉट डीएल मतलब एक लूप के अंदर, एक क्लोज लूप के अंदर अगर मैं ई डॉट डीएल निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। लेकिन ये 0 कब आएगा बेटा? ओनली इन केस ऑफ स्टैटिक, जब आपकी कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करती होगी टाइम के साथ। समझे नहीं समझे बेटा? ओनली दिस टाइम दिस इक्वेशन इज वैलिड। तो ये इक्वेशन आपकी वैलिड है ओनली फॉर स्टैटिक फील्ड। इक्वेशन फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन फर्स्ट, मैक्सवेल इक्वेशन सेकंड, ये आपकी एप्लीकेबल थी बोथ टाइम वेरिंग एंड स्टैटिक। बट आपकी जो इक्वेशन थर्ड आई, उस थर्ड का जो स्पेशल केस करवाया, दिस स्पेशल केस इज मेनली हम कह सकते हैं कि ये आपका स्टैटिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है स्पेशल केस? फॉर स्टैटिक फील्ड। बताओ क्या आपको ये चीज समझ में आई है? Yes, sir. ओके सो और थोड़ा सा इस इक्वेशन को अगर अनलार्ज करें तो ई डॉट डीएल हमारा कितना है बेटा स्टैटिक फील्ड के लिए? बताओ जल्दी से। 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। बेटा क्लोज लाइन इंटीग्रल 0 का मतलब पता है आपको? मैंने कभी आपको शायद एक बात बताई हो कि कभी वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन हमारा एफ डॉट डी आर आता है, एफ डॉट डी एल आता है। और वर्क डन कभी क्लोज पाथ का वर्क डन अगर बात करूं, अगर कोई क्लोज पाथ है ए से बी और बी से सी, सॉरी बी से ए, तो एक क्लोज पाथ हो गया। तो क्लोज पाथ का वर्क डन आपका अगर 0 आता है तो मैं इस फोर्स को कैसा कहता हूं? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। तो यहां से क्लोज ई डॉट डीएल 0 आ रहा है, दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। दिस इंप्लाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। तो यहां से हमें आइडिया निकल के आया सारा की इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है तब व्हेन द फील्ड इज स्टैटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वहां पर वेरी नहीं करती। तो ये तो मैं स्पेशल केस करवाया। तो कभी आपसे पूछ ले, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये एक क्वेश्चन पूछना सर, ये जब ऐसे बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम इंडिपेंडेंट भी होता है सर, ये कैसे पता चला? देखो देखो यही तो यहाँ से पता लगा इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव कब है। ये इक्वेशन कब आई? जब आपका बी टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, बी कांस्टेंट एंड इट इज अ स्टैटिक, मींस ऑल केसेस आर स्टैटिक। बी स्टैटिक मतलब जहां पर चार्ज भी स्टैटिक है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा टाइम के साथ। तो तभी तो बेटा केस आया, जब भी तो कह रहा हूं फॉर स्टैटिक फील्ड, स्टैटिक केस के लिए। तो दिस इक्वेशन इज वैलिड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव तभी आती है जब केस आपका स्टैटिक होता है। यस सर। मतलब टाइम के साथ चेंज ना करे। तो ये जो इक्वेशन कभी लिख दे तो ये कहते हैं ये मैक्सवेल इक्वेशन है, तो आप कहोगे यस दिस इज आल्सो द मैक्सवेल इक्वेशन, बट ये मैक्सवेल इक्वेशन आपकी स्टैटिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर? ये स्पेशल केस मैंने बेटा आपको करवाया, बट जनरली जो मैक्सवेल की फॉर्म होती है वो ये फॉर्म आपको पूछ जाती है। बताओ बेटा कर्ल ऑफ इज इक्वल टू माइनस करली बाय करली टी क्लियर हो गया? हाँ जी बताओ। Yes, sir. So this is the Maxwell third equation। इस थर्ड इक्वेशन के बारे में हमने आज पढ़ा और पढ़ते थोड़ा सा इसके बारे में और। अब एक बात और देखिए, तो बेटा कभी आपसे एक बात पूछ ले, कभी आपसे एक बात पूछ ले कि प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव और नॉट, या ये पूछ ले प्रूव दैट the electric field is static। तो बताओ कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे बेटा? बताओ जल्दी से। हाँ जी कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे? कर्ल ऑफ ई कितना आना चाहिए आपको? बताओ जल्दी से। 0। Yes. या ई डॉट डीएल आपका कितना आना चाहिए? बताओ जल्दी से। 0। तो ये चीज हम
निकाल के इसको प्रूव कर सकते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक है या मैग्नेटिक आपकी नहीं। बताओ क्या आपको ये क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी, यस सर। Yes, sir. ओके। नाउ थोड़ा सा डिस्कशन हम इंड्यूस्ड वाले केस पे और अभी करते हैं, है ना। हमने चर्चा की थी अभी अभी किसकी बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसके बारे में थोड़ी सी और ज्यादा चर्चा में मैं लेके आता हूँ। इंड्यूस्ड ईएमएफ में हमने अभी अभी पढ़ा फ्रॉम किसके लॉ के अनुसार बेटा? बताओ, लेंज लॉ, राइट? फ्रॉम लेंज लॉ, या वी कैन से दैट फ्रॉम फैराडे लॉ। डायरेक्शन लेंज लॉ से आई, लेकिन आपका जो फॉर्मूला है वो किससे आया? फ्रॉम फैराडे लॉ। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना है आपको बताओ? दैट इज द डी फाई एम बाई dt। Yes. ठीक है। और अगर एक बार इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया देन द इंड्यूस्ड करंट कितना आएगा? ईएमएफ डिवाइड बाय द आर, कि उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है। आर इज द रेजिस्टेंस इन द लूप, आर इज द रेजिस्टेंस इन द लूप। और बेटा लूप अगर इफ लूप इज ओपन, जो हम लूप ले रहे हैं वो लूप ओपन है, तो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आ जाएगी नॉन जीरो, बट करंट कितना हो जाएगा आपको उस समय बताओ जल्दी से? जीरो। क्योंकि लूप अगर ओपन होता है तो करंट आपका हमेशा कितना रहता है? जीरो। करंट आपका नॉन जीरो तभी आएगा व्हेन द लूप इज क्लोज। ओके, क्लोज में ही करंट फ्लो कर सकता है, बट अगर लूप आपका क्लोज है तो ईएमएफ भी आएगी इस फॉर्मूले से और करंट भी आपका आएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, लेकिन ये मत कर देना बेटा कहीं क्वेश्चन में लिखा हो द लूप इज ओपन और आप करंट निकाल के आ जाओ, तो ये आपको फार्मूला पता है। वो कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है देगा कि रेजिस्टेंस भी दे देगा, ठीक है, तो आप सीधा फार्मूला लगा दोगे। तो बेटा सोचना, लूप इज ओपन और क्लोज। लूप अगर ओपन होगा तो करंट आपका जीरो होगा, लूप आपका क्लोज होगा तो ही आपका करंट पैदा होगा। क्लियर? हाँ जी। सो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने। और अगर मैं बात करूं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को हम किससे निकालेंगे बेटा बताओ? फ्रॉम लेंज लॉ। अभी अभी मैंने बताया ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो लेंज लॉ से निकालते हैं। तो बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम? डी फाई एम बाई डी। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन तो हम निकालेंगे फ्रॉम लेंज लॉ, और जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो जस्ट कितना आएगा बेटा बताओ? डी फाई एम बाई डी टी। भूल जाओ साइन को, माइनस प्लस को, वो तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्शन में लेंज लॉ से निकालो और मैग्नीट्यूड में इस फॉर्मूले से निकालो। ये फॉर्मूला कैसे निकलेगा बेटा? सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बताओ जल्दी से? मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेटा बताओ जल्दी से? बी डॉट डी एस। Yes. ये आपका क्लोज, जरूरी नहीं बेटा क्लोज तो हमेशा जीरो रहता है। ओपन, दिस इज ओपन। नाउ ये क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो पहले तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स, और फिर उसका टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, तो वहां से ईएमएफ आ जाएगी। और लूप अगर क्लोज होगा तो करंट क्या होगा? ईएमएफ बाई आर होगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? अब ये बी डॉट डीएस कैसे निकालेंगे, है ना? ये निकालोगे तभी तो बेटा आगे चलेगी कहानी। तो नाउ बेटा मैं पेज टर्न करूं, बताओ। यस सर। सर एक बार 8th पेज को करना सर। 8th यस बस यस सर हो गया? यस सर हो गया। ओके नाउ सो जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका आएगा उसका फार्मूला क्या बताया मैंने? बी डॉट डीएस या बी डीएस कोस थीटा। तो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किस किस के कारण हो सकता है बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स
change due to नंबर 1 किसके कारण हो सकता है बताओ जल्दी से, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही हो। दूसरा ड्यू टू एरिया, ये एरिया कौन सा है, थ्रू विच मैग्नेटिक लाइन क्रॉस, थ्रू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास। या थर्ड एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो 3 कारणों से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर ये तीनों कारणों में से एक भी कारण ना हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज कांस्टेंट, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। तो अब मैं तीनों न्यूमेरिकल्स आपको 1 बाय 1 करवाता हूं, जिसमें मैग्नेटिक, किसी में फील्ड चेंज हो रहा होगा, किसी में एरिया चेंज हो रहा होगा, किसी में एंगल चेंज हो रहा होगा। बताओ बेटा, करें क्वेश्चन स्टार्ट? हाँ जी, आप पहचानना इसमें क्या हो रहा है। चलो करें। यस सर। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें मेरा क्या है, आप पहचानना इसमें क्या हो रहा है कि सपोज करो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, these are the magnetic field lines, आप मेरे को इसमें सिर्फ ये बताना है कि इसमें चेंज क्या हो रहा है। और ये आपका एक खूबसूरत सा लूप है, these are the loops। इस लूप के इस एंड का एक रेजिस्टेंस दे रखा है, that is the R, और यहां पर एक we can say that एक मूविंग साइड है, this side is moving, एक्चुअली इसके टच हो रही है बेटा, but this is moving, और ये आपकी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। क्लियर? ये आपकी क्या कर रही है बेटा, v वेलोसिटी के साथ ये जो है ये आपकी मूव कर रही है। इस लूप का ये जो लेंथ है ये आपकी L, और ये v वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है बेटा, मूव कर रही है। तो आपको बताना है कि इस लूप में इंड्यूस्ड आपका ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, सारी चीजें बतानी। तो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट में लिख पाता हूं, फील करोगे स्टेटमेंट से आप। ए मेटल बार of mass m slide without friction। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन, कोई किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है बेटा, विदाउट फ्रिक्शन ये जो है बार मूव कर रहा है ऑन किसके ऊपर, ऑन टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स, है ना, कुछ ऐसे पटड़ियां टाइप की है, उसके ऊपर क्या कहते हैं बेटा, आपके जो है वो कंडक्ट जो बार है वो मूव कर रहा है, रेल्स ए डिस्टेंस L apart, a resistor R
is connecting across the rail. जो रेल्स है उनका बीच का डिस्टेंस L है और उनके बीच में एक रजिस्टर R भी आपका क्या है बेटा, कनेक्ट अक्रॉस द रेल एंड a uniform magnetic field B pointed क्या बेटा, inside fills the entire region. ये मैग्नेटिक फील्ड है जो पूरे रीजन को कवर कर रही है and these magnetic field are constant. Okay, if bar is moving, if bar is moving outward with velocity v, what is the current across the loop? And second thing, what is the magnetic force on bar? What is the magnetic force on bar? ये आपको बेटा निकाल के लिख, चलो करें सॉल्यूशन। बताओ बेटा इसमें क्या चेंज हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, क्या चेंज क्या हो रहा है ये बताओ सवाल। बताओ इस क्वेश्चन के अंदर क्या चेंज हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, या डायरेक्शन बिटवीन द एरिया और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है? हाँ जी बताओ। सर एरिया चेंज हो रहा है, लूप का एरिया चेंज हो रहा है। राइट, वेरी गुड। एक्चुअली इस रिले को अगर मैं मूव करवाता हूं तो थोड़े समय पश्चात ये आगे आ जाएगी, ऐसे तो कभी नहीं। यहां से सपोज करो इस रिले का डिस्टेंस x है, तो थोड़ी देर पश्चात ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, x प्लस dx। ये dx आ गया। अरे ऐसा ही तो है, आगे की तरफ मूव कर दी तो आपका एरिया एक्चुअली में इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है? जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज जरूर हो रहा है, दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज ड्यू टू चेंज इन, किसके बेटा बताओ जल्दी से, इन एरिया। राइट, एरिया के चेंज होने के कारण आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है? चेंज कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, राइट? मैग्नेटिक फील्ड आपकी कांस्टेंट है, V इज कांस्टेंट ऑल ओवर द स्पेस। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल सेम है, B कांस्टेंट है बेटा। B क्या है? कांस्टेंट। एक एंगल जो थीटा है वो कांस्टेंट है। सिर्फ आपका जो एरिया वेक्टर है बेटा वो क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज देखूं तो इनिशियली मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था ये देख लो, तो फाइनली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा वो देख लो। तो बेटा इनिशियली सिचुएशन t = 0 पर क्या थी बताओ? मैग्नेटिक फील्ड B है और आपका एरिया बताना बेटा, लूप की आपकी जो विड्थ है वो L है और जो लेंथ है वो x है, तो क्या आ जाएगा? B × L × x। बताओ बेटा ये आएगा क्या इनिशियली? हाँ जी यस सर। ये कब है? ये इनिशियल, दिस इज द इनिशियल। और अगर फाइनल की बात करूं मैं, थोड़ी समय पश्चात की बात करूं मैं, तो क्या हो चुका है? B
एल, और बेटा आपका जो एक्स है वो अब की बार कितना बढ़ चुका है, एक्स प्लस dx, राइट। अब कहोगे सर वो एंगल कहाँ गया, अरे बेटा b इंटू एरिया इंटू कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, एरिया वेक्टर और आपकी वो जो डायरेक्शन है बेटा दोनों की क्या है, सेम। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर तो होता है बेटा किसी भी आपकी सरफेस का, वो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है आपकी, कांस्टेंट है फिलहाल। मेरी बात समझे नहीं समझे बताओ। तो जो फ्लक्स आया, जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आया वो कितना हुआ देखना बेटा, दोनों को घटाओगे तो BL dx। बताओ बेटा क्या ये चीज आएगी या नहीं आएगी, मुझे ये बता दो प्लीज। यस यस सर। तो बेटा अभी अभी हमने EMF का मैग्नीट्यूड पढ़ा, EMF का मैग्नीट्यूड क्या होता है बताओ जल्दी से, d phi m by dt। यस तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो b कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, क्या गया dx by dt। बेटा dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो क्या ये फॉर्मूला BLV नहीं आ गया, यस सर। बताओ प्लीज, क्या आपको ये चीज समझ में आई नहीं है। आपको ये देखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस कारण से चेंज हो रहा है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग हियर ड्यू टू चेंजिंग द एरिया। तो बी और एंगल पर तो ध्यान ही नहीं देना है, हम फोकस ओनली किस पर करेंगे, एरिया पे फोकस करेंगे। और एरिया पे जब हमने फोकस किया तो इनिशियली क्या एरिया था, फाइनल क्या एरिया था, उसमें जो चेंज आया वो चेंज हमने तुरंत लिख दिया। बताओ अगर करंट बताऊं तो करंट कितना आएगा, हाँ जी करंट बताओ जल्दी से, EMF बाई R दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पाथ, तो कितना हो जाएगा बताओ, BLV बाई R। यस सर। बेटा मैंने करंट भी निकाल दिया। कोई बच्चा डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कोई बच्चा बताएगा, शाबाश। एंटी क्लॉकवाइज। आप ये बताओ फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज, एरिया बढ़ रहा है घट रहा है, सर बढ़ रहा है। एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। अब फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेंगे ना, लेंजलो क्या कहता है, घटेगा कब, जहां फील्ड है उससे अपोजिट फील्ड हो। तो फील्ड अभी अंदर है तो अपोजिट मतलब बाहर, तो थंब को बाहर की तरफ करो और फिंगर्स करो, मेरे ख्याल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई होगी। यस प्लीज चेक इट कि डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको दिखेगी, दिस डायरेक्शन। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो वो भी आपकी क्या होगी बताओ जल्दी से, एंटी क्लॉकवाइज। बताओ बेटा क्या आपको ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, हाँ जी, क्या आपको EMF निकालना आ गया और उसकी डायरेक्शन निकालनी आ गई, बताओ जल्दी। अब निकालते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स ऑन बार, चलो निकालते हैं। बताओ बेटा क्या मैं पेज को टर्न करूं, यस सर। ओके। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन बार, ये आपका बार था, जिस बार के अंदर आपका इधर की साइड बेटा करंट की डायरेक्शन आई है, राइट, इधर ही आई ना बेटा, अरे इस साइड ऐसी तो आया था बेटा। यस सर। अब जल्दी से बता दो फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा। फोर्स इज इक्वल टू, याद करो, I DL क्रॉस B, याद है किसी को ये फॉर्मूला, यस I DL क्रॉस B। तो फोर्स इज I, कोई बच्चा बताएगा DL जो है बेटा वो DL कौन सी डायरेक्शन होती है, बताएगा कोई DL, करंट की जो डायरेक्शन करंट एलिमेंट की, तो करंट के एलिमेंट की डायरेक्शन ये हो गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ DL वेक्टर। और बेटा मैग्नेटिक फील्ड देखना किधर है, अंदर की तरफ है ना, हाँ जी, यस सर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बताओ जल्दी से, 0 डिग्री। 0 डिग्री, अच्छा, परपेंडिकुलर हुए सर। अरे परपेंडिकुलर 90 डिग्री। थीटा कितना हुआ आपका 90 डिग्री। तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो साइन थीटा कितना हो गया आपका 1, बताओ। यस सर।
पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रखी है, कांस्टेंट दे रखी है ना। हाँ जी बताओ, क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं दे रखी बी? यस सर। तो बी भी यस इंटीग्रल के सर। बाद इंटीग्रल डीएल, कोई मेरे को बताएगा इसकी ये पूरी की लेंथ कितनी दे रखी है? हाँ जी, डीएल का पूरा इंटीग्रेशन करेंगे, बार की पूरी लेंथ कितनी है? एल। एल। तो सिंपल कितना हो जाएगा, आई बी बी इंटू एल। एल। बेटा करंट अभी अभी निकाला, इसके अंदर कितना आया था बताना, बी एल वी बाई आर, यही आया था ना करंट, इंटू बी इंटू एल। तो क्या बढ़ गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई बार। कोई इस फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स? अरे डायरेक्शन इस फॉर्मूले से देख लो ना, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डीएल क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो डीएल की तरफ आप फिंगर्स करो, बी की तरफ टिल्ट करो, तो देखो डायरेक्शन राइट हैंड रूल से अंदर की तरफ आई होगी। यस सर। क्या डायरेक्शन ये आई है? यस सर। तो आपकी डायरेक्शन जो है वो आपकी इस तरीके से इनवर्ड हो गई। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो हमने मैग्नेटिक फोर्स भी निकाल लिया और इसको फ्लक्स वाले को फॉर्मूले को पढ़ लिया। बताओ बेटा क्या आपको ये फॉर्मूला क्लियर है या नहीं है, बताओ प्लीज। हाँ जी बताओ बेटा। यस। अब एक क्वेश्चन आपको घर के लिए मैं ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पक्का करके लेके आना है। मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका एक सर्कल था इनिशियली। इस सर्कल का जो रेडियस था वो ए। ये कब था बेटा, इनिशियल। थोड़े समय पश्चात इस सर्कल का रेडियस घट गया। तो कैसे हो बेटा, वटएवर बी द कॉज, कुछ भी हो, कुछ समय पश्चात इस सर्कल का रेडियस कितना हो गया, बी। पहले कितना था बेटा, पहले कितना था, ए दिख रहा था ना, ए सॉरी, बी हो गया। और पहले ये जो चीज थी बेटा ये कितनी थी, ए। ये सिचुएशन आपकी फाइनल आ चुकी है, दिस इज फाइनल। दिस मैग्नेटिक फील्ड बी इज कांस्टेंट। The resistance of this resistance of क्या बेटा, we can say that the resistance of loop is capital R. This is the resistance. क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द induced current in the loop, and second find the force experienced by the loop.
फाइनल सिचुएशन में इसमें कितना इंड्यूस्ड करंट पैदा हो गया और कितना ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये सारी चीजें आपको निकालनी। क्वेश्चन समझ में आया है नहीं आया बताओ मैडम। हाँ जी, क्या क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके। क्या चेंज हो रहा है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है। एरिया चेंज हो रहा है। प्लीज इस क्वेश्चन को आप करके लेकर आए। ओके, क्लियर? यस ओके।